वर्ष 2014 में अमेरिका में टोटल 28,13,503 लोगों की मौत हो गई। उसमें 4,000 से कम लोग ऐसे थे जिनकी नेटवर्थ $8 मिलियन से अधिक थी, और उसमें एक थे रोनाल्ड जेम्स रीड, जो एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने 25 साल एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट की नौकरी की थी, और 17 साल वो किसी डिपार्टमेंट स्टोर में सफाई कामगार थे। उनके नेटवर्थ का राज था इन्वेस्टमेंट और पेशेंस। उसी साल कुछ महीने पहले एक और व्यक्ति की डेथ हो गई जिनका नाम था रिचर्ड फस्कोन, जो हार्वर्ड से पढ़े थे और जो मेरिल लिंच में एग्जीक्यूटिव भी थे। फाइनेंस सेक्टर में उनका करियर इतना सक्सेसफुल रहा था कि उन्होंने 40 की उम्र में ही रिटायरमेंट ली थी। 40 से कम उम्र वाले टॉप 40 व्यक्तियों में भी उनकी गिनती होती थी। मगर 2008 के क्राइसिस के बाद वो बैंकरप्ट हो गए। इन दोनों केसेस से हमें पता चलता है कि फाइनेंस या पैसा कोई फिजिक्स का लॉ नहीं है जिसका सबके ऊपर एक ही असर हो। ये सब के लिए अलग होता है। इसे समझने के लिए हमारी सोच लॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल होनी चाहिए। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में यही बताते हैं। आज हम उसी बुक की टॉप 5 लर्निंग्स पर चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, रिस्पेक्ट द पावर ऑफ लक एंड रिस्क। बिल गेट्स 1968 में 8वीं में थे। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम था लेकसाइड स्कूल, जिसमें कुल 300 स्टूडेंट्स थे, और उस स्कूल की एक खास बात थी कि उस वक्त वही एक स्कूल था जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर का एक्सेस था। उस साल विश्व में टोटल 303 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। मतलब 10 लाख स्टूडेंट्स के पीछे केवल एक को ही कंप्यूटर का एक्सेस था, और बिल गेट्स उसमें से एक थे और इसलिए वो लकी थे। उन्होंने खुद कहा है कि अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स थे बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल भी बिल गेट्स के साथ उसी स्कूल में पढ़ते थे। उनका एक दोस्त भी था केंट एवंस। बिल गेट्स कहते हैं कि वो उस क्लास का बेस्ट स्टूडेंट था, मगर एक दिन माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण करते समय उसकी डेथ हो गई। ऐसे डेथ होने के चांसेस 10 लाख में एक के बराबर है। 10 लाख में एक होना बिल गेट्स के लिए लकी था, तो वही केंट एवंस के लिए रिस्की था। माइक्रोसॉफ्ट का एम्पायर खड़ा करने का श्रेय लक के साथ बिल गेट्स के मेहनत को भी जाता है, और इसलिए अगर हम लकी हो तो विनम्र रहना चाहिए, और अगर कभी फेलियर का सामना करना पड़े तो लक हमारे साथ नहीं था यह कहने से पहले देखना होगा कि क्या हमने हमारा बेस्ट दिया है, और अगर जवाब हाँ है तो बस आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है और यहाँ लक और रिस्क हमेशा रहेगा, और हमें उनका आदर करना चाहिए। नंबर 2, एक्सेप्ट द थिंग्स गोइंग रॉन्ग। कभी कुछ गलत नहीं होगा ऐसी अपेक्षा करना ही गलत है। हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक लॉस मेकिंग हो, या किसी पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप जितना सोचा था उतना पैसा ना बना सके। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि सारी चीजें हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। इसलिए कोई स्टॉक परफॉर्म ना करे तो पैनिक होने के बजाय करेक्टिव एक्शन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट पीरियड को देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है। जब ये बुक लिखी गई तो वॉरेन बफेट की नेटवर्थ थी $84.5 बिलियन, जिसमें से $81.5 बिलियन उन्होंने अपने 65 साल के उम्र के बाद कमाए थे। उन पर 2000 से ज्यादा किताबें लिखी गई जो बताती है कि वो कितने अच्छे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। उन्होंने बचपन से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। इस दौरान उन्होंने कई सारे रिसेशंस देखे और नुकसान का भी सामना किया, मगर फिर भी वो टिके रहे। उन्हें मालूम है कि कभी कभी गलत चीजें भी होती हैं और हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। नंबर 3, बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी। वॉरेन बफेट जब 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन थी। वो अगर बाकियों की तरह गलत खर्च करते और 60 के बाद रिटायरमेंट लेते तो आज उनकी नेटवर्थ केवल 11.9 मिलियन होती, जो एक्चुअल नेटवर्थ से 99.9% कम होती। मतलब वेल्थी होना सिर्फ मार्केट नॉलेज पर नहीं बल्कि हमारे बिहेवियर पर डिपेंड है। वेल्थी होना और वेल्थी बने रहना दोनों अलग चीजें होती है। शुरुआत में ही हमने इसका उदाहरण देखा है।
वॉरेन बफेट वेल्थी बने और टिके रहे क्योंकि उन्हें पैसा मैनेज करने आता है। कई लोगों को लगता है कि उनके पास फैंसी कार, ज्वेलरी और बड़ा घर होना चाहिए, जिससे लोग उनकी तारीफ करेंगे और ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। मगर लोग तो सिर्फ फैंसी चीजों की तारीफ करते हैं, उनके ओनर की नहीं। जिन चीजों की जरूरत नहीं वो केवल दूसरों को दिखाकर खुद का ईगो शांत करने के लिए ली जाती है। इनसे वेल्थ बढ़ता नहीं, कम ही होता है। इसलिए हमें फ्लैशी नहीं, नाइसर होना जरूरी है। नंबर 4, हैव द मनी फॉर गुड स्लीप। रजत गुप्ता। क्या आपने ये नाम सुना है? इनका जन्म कोलकाता के एक गरीब परिवार में हुआ था, जो एक दिन मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी एंड कंपनी के सीईओ बने। 2007 में रिटायर्ड होकर यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी उन्होंने काम किया। वो 5 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे। उनकी नेट वर्थ $100 मिलियन थी। मगर लालच में आकर उन्होंने एक दिन गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। आपके पास जो है उसे उस चीज के लिए दांव पे लगाना जो आपके लिए जरूरी नहीं है, ये बेवकूफी है। इसलिए पैसों को इस तरह मैनेज करना चाहिए जिससे अच्छी नींद आ सके। आप खुद को टाइम दे सके, ये भी इम्पोर्टेंट है। रोज सुबह उठकर लगे कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, तो ये भी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ ही है। नंबर 5, डिफाइन योर गेम। ये आपकी लाइफ है। आपको जितने हो सके उतने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने चाहिए। दूसरे लोग जो आपसे बिल्कुल अलग हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी गेम अलग है और आपकी अलग। और जैसे पहले बताया था, पैसा सबके लिए अलग होता है। इसलिए पहले खुद को जानना होगा और फिर इस पैसे के खेल को समझना होगा। याद रखें कि यहाँ सबकी एक कीमत होती है। आप किसी इंडेक्स फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो उसकी कीमत होगी टाइम या रिस्क, और फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहोगे तो उसकी कीमत होगी लो रिटर्न्स। आप क्या कीमत दे सकते हो, ये आपको तय करना होगा। आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।